नमस्कार, एवन इंडिया देख रहे हैं। मैं हूं सुरेंद्र सिरोलिया। बजट बहुत जल्द आने वाला है। बजट को लेकर कुछ उद्योगपति साथ में मौजूद हैं। क्या उनकी उम्मीदें हैं, क्या ज़रूरत है? भिवाड़ी एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। भिवाड़ी को लेकर न सिर्फ राजस्थान अपितु समस्त भारत की जो उम्मीदें हैं वो भिवाड़ी पर बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर होती है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको लेकर भिवाड़ी का अपना नाम है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में अगर हम बात करें तो भिवाड़ी सबसे ज़्यादा निर्यातक है। सबसे ज़्यादा जो ऑटो पार्ट हैं वो निर्यात करता है, ऐसी जानकारी हमारे पास है। उद्योगों को लेकर बजट में क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या उम्मीदें हैं, तो हमारे साथ जो सबसे पहले खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में जो संगठन है KKI है, उनके अध्यक्ष जो हैं प्रदीप पटेल जी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। पटेल साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या कहेंगे, जो बजट है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, बजट से क्या उम्मीदें हैं, किस तरह का बजट होना चाहिए और भिवाड़ी को या आपके औद्योगिक क्षेत्र का जो एक सिस्टम है उसको क्या मिलना चाहिए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सुरेंद्र भाई यही कहना चाह रहा हूँ कि जब भी बजट की प्लानिंग होती है और घोषणा होती है कि बजट फॉरकास्ट हो रहा है, तो वो बजट जब भी आता है तो हम लोगों की उम्मीदें बढ़ती जाती हैं, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार से लगातार हम पूरे साल कनेक्टिव रहते हैं और हर बार अपनी मांग उठाते रहते हैं। लेकिन जब भी बजट आता है तो हम चाहते हैं कि हमारी कुछ मांगें उनमें से पूरी होंगी, हमारी आशाएं और बढ़ जाती है। उसी आशा के अनुरूप हम लोग केंद्र सरकार के बजट में हम ये चाहते हैं कि GST का स्लैब जो हम अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर के जो पार्ट्स हैं वो 28% में, उसको घटा के 18% में लाया जाए। और दूसरा जो इनकम टैक्स स्लैब है उसमें हर भारतीय को जोड़ने के लिए जो इनकम टैक्स स्लैब है उसकी सीमा और बढ़ानी चाहिए कि मिनिमम, मेरा अपना आकलन है कि 10 लाख तक नील रिटर्न का स्कोप रखना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकम टैक्स के साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिटर्न भरने में कामयाब हों। और राज्य सरकार से हमारी बहुत सारी मांगें हैं, जैसे कि भिवाड़ी को औद्योगिक क्षेत्र है, इतना लंबा और इतना पुराना क्षेत्र है, यहाँ पे राज्य सरकार से हम लोग निवेदन करना चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट नगर अभी नहीं है और ट्रांसपोर्ट नगर की घोषणा बजट में की जाए। दूसरा, जो इनका विद्युत का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मामला लगातार जो सुर्खियों में बना रहता है कि इंडस्ट्रीज़ में 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे ट्रिपिंग है, तो उसमें सुधार करने के लिए हम चाहते हैं कि कुछ और GSS और 220 kV सबस्टेशन स्थापित करे जाएं, जिससे उद्योगों को निर्बाध रूप से बिजली मिल सके, क्योंकि बिजली के बगैर उद्योग नहीं चल सकता। तीसरा, राज्य सरकार से हम लगातार मांग कर रहे हैं कि जो ऑक्शन के द्वारा लैंड आवंटन किया जाता है उसको ना करके डायरेक्ट अलॉटमेंट का स्कोप जो पहले चल रहा था वो दोबारा पुनः चालू किया जाए। और जो MOU होल्डर हैं, जिन्होंने MOU किया है, बीते 3 महीने पहले राज्य सरकार की एक बहुत बड़ी मुहिम चली थी, उस मुहिम के तहत जिन्होंने MOU कराए उन सभी निवेशकों को DLC दर पर ज़मीन आवंटित करी जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा निवेश बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार बढ़े और भिवाड़ी की तरक्की हो। पावर कट एक बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत सारे उद्योग तो ऐसे हैं अगर उसमें रूटीन के दौरान अगर पावर कट अगर हो जाता है तो उनको एक बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है। कुछ और भी मौजूद हैं उद्योगपति। भारद्वाज जी हैं, पुराने हमारे साथी पत्रकार भी रहे हैं, मीडिया के साथी भी रहे हैं और अभी इस समय पूरी तरह से भिवाड़ी में सर्वाइव कर रहे हैं। भारद्वाज जी, आपका बड़ा अनुभव रहा है, क्या कहेंगे? और ये जो बातें हैं ये सुनने में कितनी अच्छी लगती है, अगर ये धरातल पर उतरे तो शायद मेरे हिसाब से भिवाड़ी की दशा और दिशा सब बदल सकती है। नमस्कार। देखिए, धरातल पर उतरने के लिए सबसे पहले तो धरातल चाहिए। अगर इंडस्ट्री को आप धरातल पर उतारेंगे तो उसको रिजनेबल दाम पर ज़मीन मिलेगी, तभी वो प्रोडक्ट वाइबल हो पाता है। अदरवाइज तो क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो वाइबल नहीं हो पाता प्रोडक्ट, वो बहुत जल्दी वो मतलब बंद होने की कगार पे हो जाता है। इसके अलावा जो प्रदीप जी ने बताया अभी बहुत सारी चीज़ें, GST का स्लैब 28% बहुत ज़्यादा है, खास करके अपने ऑटो पार्ट्स के ऊपर, ऑटो सेक्टर में वो 18 वाले स्लैब में आना चाहिए। खास करके वो जो ये इनकम टैक्स वाला स्लैब है, ये भी 10 लाख तो कम से कम होना ही चाहिए। और जो उसकी रेट है उसको भी कम करना चाहिए, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है कि उस 10 लाख में कुछ भी नहीं हो पाता है। ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा, एक उद्योगों को लेकर ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ी, एक बीच की धुरी है। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर क्या कहेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन की जो मार है, भाड़ा जो है वो कितना भारी पड़ता है? तो कनेक्टिविटी को लेकर कैसे इजी, जो आपको जो सिस्टम है, एक माहौल, एनवायरनमेंट कैसे आपको दिया जाए, क्या उम्मीदें हैं? देखो, कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्टेशन तो अभी अब जैसे DFC का वो हमारे को कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा है। जो अभी जो कॉरिडोर बनाए हैं
अब उस दिल्ली मुंबई वाला, तो इसका हमारे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, खास करके भिवाड़ी एरिया, भिवाड़ी लोकल जो भी एरिया है अपना। इसके अलावा जो लोकल ट्रांसपोर्ट वाला है, ये अपना जो रोड ट्रांसपोर्ट वाला है, उसमें कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसमें वो जो सारी कॉस्ट है वो प्रोडक्ट के ऊपर ही आकर के रुक जाती है। तो कहीं ना कहीं है कि प्रोडक्ट महंगा होता है और वो जनता पर जो भार है वो एक्स्ट्रा पड़ता है। अग्रवाल साहब हैं हमारे साथ में। अग्रवाल साहब, क्या कहेंगे, आपका जो प्रोडक्ट है वो ऐसा है जो शायद मेरे हिसाब से एक बार ख़रीदने के बाद बहुत दिनों तक ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप का जो एक प्रोडक्ट है, जैसे हम व्हीकल्स की बात करें तो 15 साल का उनका टाइम बाउंड कर दिया है। तो 15 साल बाद आपको वो गाड़ी कितनी भी अच्छी कंडीशन में हो, आपको वो कबाड़ में देनी होगी और दूसरी आपको ख़रीदनी पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शायद जो व्हीकल कंपनी है उनके लिए कई पॉलिसीज़ के दौरान ही उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाने की बात है। आप जिस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसको लेकर क्या उम्मीदें हैं, क्या आप उम्मीदें रखते हैं और कैसे उन पर खर्चा कम हो और आपका मुनाफा बढ़ सके? उसमें मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि हम जो फर्नीचर में जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो हमारा फर्नीचर करीब करीब वन टाइम का होता है और वन टाइम के बाद ये 10-15 साल तक कहीं भी नहीं जाता। और उसकी कॉस्टिंग की वजह से हम बड़ा सर्वाइव करना पड़ता हमको, और ट्रांसपोर्ट का और उस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है ताकि हम उसको फाइटिंग नहीं कर सकते। जो बड़े ग्रुप हैं वो उनके इतने खर्चे कम पड़ जाते हैं और हम छोटे की वजह से खर्चे ज़्यादा बैठते हैं। और हम ये चाहते हैं वो खर्चे कोई इस तरह हो, टैक्स में छूट हो, जीएसटी में छूट हो, या कोई इस तरह के हो जो हम उसको सर्वाइव कर सकें। चाइना कितना बड़ा चैलेंज है? चाइना को मैं चैलेंज नहीं मानता, क्योंकि मैं चाइना का शुरू से विरोध करता रहा हूँ और मैं उसको इम्पोर्ट का आज तक काम किया नहीं और ना मैं करूँगा। लेकिन सस्ता होने के कारण कहीं ना कहीं सर्वाइव कर जाता है और हमें कहीं ना कहीं चैलेंज का सामना करना पड़ता है। वो ये हकीकत है, अगर वो करना पड़ता है, मगर उसमें उसकी क्वालिटी बिल्कुल जीरो है। और जो सही मायने में जो समझता है वो इंडियन ही खरीदेगा, वो इम्पोर्ट आइटम नहीं खरीदेगा। अध्यक्ष जी, चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर कितना बड़ा चैलेंज आप मानते हैं और इस बजट में चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर किस तरीके से फाइट के लिए आपको कुछ सहूलियत दी जानी चाहिए? चाइनीज़ प्रोडक्ट जैसे अग्रवाल जी ने बताया कि क्वालिटी वाइज तो उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं, लेकिन जब कॉस्ट की बात आती है तो वो कॉस्ट कम होती है उस प्रोडक्ट की। तो हम सरकार से इसीलिए तो मांग कर रहे हैं कि कुछ टैक्सेस पर घटे, कुछ इस तरह की इंसेंटिव पॉलिसीज़ लेके आएँ। क्योंकि अगर जब मेक इन इंडिया का जो केंद्र सरकार की मंशा है, तो मेक इन इंडिया तो तभी तो कंप्लीट होगी जब इंडिया में वो चीज़ बनेगी और हम लोग बाहर चाइना से उसे कम्पीट कर पाएंगे। तो इस तरह के इंसेंटिव पैकेज इंडस्ट्रीज़ के लिए कोई अगर सरकार घोषित कर दे तो सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए फ़ायदेमंद होगा और फिर हम आराम से कम्पीट कर सकते हैं चाइना को। कहने का मतलब ये है कि अगर फैसिलिटीज़ अगर बहुत अच्छी मजबूत हो, टैक्सेस का जो स्लैब है उसको कम किया जाए तो कहीं ना कहीं हम सर्वाइव भी कर सकेंगे। हमारा जो प्रोडक्ट है वो चाइना के बनिस्बत जो है वो हम बराबर उसकी फ़ाइट में आ सकते हैं। क्या कहेंगे सर, आपको क्या राय है बजट को लेकर के? क्योंकि भिवाड़ी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, भिवाड़ी पर सभी की नज़र रहती है। आखिर भिवाड़ी को क्या मिलना चाहिए जिस पर वो नज़र बनी रहे? मैं अध्यक्ष जी की, अग्रवाल जी की और सुभाष भारद्वाज की बात में दो बातें खाली ऐड करूंगा। क्योंकि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के लिए भी जाना जाता है। पूरी दुनिया के अंदर यहाँ से ऑटोमोबाइल कंपोनेंट एक्सपोर्ट भी होते हैं और इंडियन ओईएम्स को भी हम सप्लाई चेन का अहम हिस्सा हैं। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बड़ी ज़रूरत है। जो रोड्स नेटवर्क है हमारा, ड्रेनेज नेटवर्क है, जिससे कि वहाँ पे सुव्यवस्था दिखे। जब भी कोई कस्टमर बाहर से आता है वो व्यवस्थित एक इंडस्ट्रियल एरिया को देखना चाहता है और उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि ऑर्डर प्लेस करने में इंडस्ट्रीज़ को। दूसरा क्या है, चूँकि जो उत्पाद हम बनाते हैं उसमें स्टील का बड़ा योगदान है। तो एक लोहा मंडी की मांग हमेशा से औद्योगिक संगठनों की रही है, तो उसको भी की भी घोषणा होते हुए देखें और धरातल पर आते देखेंगे तो उससे भी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसमें 1 से 2% तक की रिडक्शन आनी स्वाभाविक है और उससे हम कॉम्पिटिटिव हो पाएंगे और पूरी दुनिया के अंदर और अच्छे तरीके से और अधिक हमारे सप्लाई चेन में हिस्सा बढ़ पाएगा। ऐसी मेरी तो ये वो उद्योगपतियों की एक सलाह है, ज़रूरत है। पहले एक कहावत सुनी होगी कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, लेकिन अब कल की बात करना मजबूरी हो गया है। क्योंकि अगर हम आने वाले कल की बात नहीं करेंगे तो शायद आने वाले कल तक हम टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं सरकारों को जो जिम्मेदारियां दी जाती है, सरकारों पर जो उम्मीदें होती है, उद्योगपतियों पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हम इतना बड़ा औद्योगिक क्षेत्र देख रहे हैं, उस औद्योगिक क्षेत्र को देखकर कहीं ना कहीं सीना चौड़ा होता है।
लेकिन कहीं ना कहीं नींद वहाँ उड़ जाती है जब उद्योगपतियों को निराशा भरी नज़र देखने को मिलती है, या यूँ कहें कि जो निराशा है वो हाथ लगती है। दुनिया भर की जिम्मेदारियाँ, टैक्सेस हैं, या यूँ कहें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो शायद दिखती नहीं है लेकिन वो थोप दी जाती है और वो झेलना पड़ता है। लेकिन आखिर आएगा तो सब कुछ ग्राहक से ही। जब ग्राहक पे दुनिया भर की महंगाई की मार पड़ जाएगी तो वो मुझे नहीं लगता कि शायद ज़्यादा लंबे टाइम के लिए वो सर्वाइव कर सकेगा। और अगर उद्योगों को ज़िंदा रखना है, उद्योगपतियों को मजबूत रखना है, तो जो उम्मीदें हैं उन पर सरकारों को खरा उतरना होगा। उम्मीद यही रहेगी कि सरकार उद्योगपतियों की आशा के अनुरूप आए। आखिर क्या आएगा वो बजट के सत्र में या बजट के दौरान देखने को बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। आखिर क्या अब की बार बजट में बड़े बदलाव किए जाएंगे? क्या वाकई किसानों के चेहरे खिलते हैं बरसात आते ही? क्या उस तरीके से हम उद्योगपतियों के चेहरे खिलते हुए देख पाएंगे? ये बड़ा सवाल रहेगा। देखते रहिए A1 इंडिया।